कहानी का मुख्य पात्र फर्नांडो अराउजो है। वह कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक उत्साही, थोड़ा सनकी और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। शहर के समृद्ध उपनगर अकेसुसो में उसकी एक पेंटिंग और मार्शल आर्ट्स की वर्कशॉप है। फर्नांडो का दिमाग लगातार चलता रहता है। उसे लगता है कि बैंक और बड़ी संस्थाएं कानूनी तरीके से आम आदमी को लूट रही हैं। एक दिन जब वह अपनी पुरानी वैन में बैठा, उदास और निराश होकर अपनी निराशा के बारे में सोच रहा था, तो उसकी नज़र बैंको रियो की इमारत पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक ऐसा विचार कौन था जिसने उसे हिलाकर रख दिया। वह बैंक लूटेगा, लेकिन यह कोई साधारण लूट नहीं होगी। यह एक कलाकृति होगी, एक मनोवैज्ञानिक चाल होगी जिसे वह द परफेक्ट जॉब कहता है। उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, उसका लक्ष्य था सिस्टम को दिखाना कि उनका सुरक्षा चक्र कितना कमजोर है। फर्नांडो ने 8 महीने तक बैंक और उसके आसपास की संरचना का अध्ययन किया। उसने देखा कि बैंक की तिजोरी भूमिगत है, लेकिन उसके नीचे से तूफानी जल निकासी प्रणाली टॉर्न ड्रेन सिस्टम गुजरती है। यही उसे अपनी योजना का केंद्र बिंदु मिला। बैंक के सामने का दरवाजा नहीं, बल्कि नीचे का पानी का नाला उनका पलायन मार्ग होगा। अध्याय 2, पेशेवर अपराधी से गठबंधन। फर्नांडो को अपनी योजना को जमीन पर उतारने के लिए एक पेशेवर कठोर अपराधी की जरूरत थी। उसने संपर्क किया लुइस मारियो विटेट सेलानेस से। विटेट एक अनुशासन प्रिय, सख्त मिजाज और बेहद पेशेवर चोर था, जिसे उसके शानदार ग्रे सूट के कारण द ग्रे सूट उपनाम से जाना जाता था। जब फर्नांडो ने विटेट को अपनी अजीबोगरीब योजना सुनाई कि उन्हें असली हथियार इस्तेमाल नहीं करने हैं, लोगों को घायल नहीं करना है और पुलिस को एक मनोवैज्ञानिक खेल में उलझाना है, तो विटेट को लगा कि यह व्यक्ति पागल है। लेकिन फर्नांडो ने जब उसे समझाया कि वे एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करेंगे, जहां पुलिस का ध्यान मुख्य दरवाजे पर बंधक बनाने वाले नाटक में लगा होगा और असली काम अंदर ही अंदर हो जाएगा, तो विटेट प्रभावित हुआ। हम बैंक को नहीं लूट रहे, विटेट फर्नांडो ने कहा, हम पुलिस के समय को लूट रहे हैं। विटेट को पुलिस से बातचीत करने और बंधकों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया, जबकि फर्नांडो को तिजोरी खोलने और पलायन मार्ग को अंतिम रूप देने का काम मिला। अध्याय 3, दस्तकारों की टीम। विटेट और फर्नांडो ने बाकी टीम को इकट्ठा किया। ये लोग थे एल मार्सियानो, टीम का तकनीकी विशेषज्ञ और एक कुशल ड्राइवर। वह उपकरणों और वैन को संभालता है। बेटिटो एक अनुभवी सुरंग विशेषज्ञ, बॉकेटेरो और मजबूत आदमी। उसे बैंक के फर्श में गुप्त शाफ्ट बनाने का काम सौंपा गया। एल डॉक्टर एक और ड्राइवर और सपोर्ट पर्सन जो भागने के मार्ग पर निगरानी रखता है। उन्होंने बैंक के नजदीक एक पुरानी जमीन किराए पर ली और चुके से वहां से जल निकासी प्रणाली तक एक सुरंग खोदनी शुरू की। यह काम महीनों तक चला। इसी बीच फर्नांडो ने पुलिस के स्वॉट टीम मैनुअल का अध्ययन किया, यहाँ तक कि खुद को अभिनय कक्षाओं में भी दाखिला दिलाया ताकि वह विटेट को बातचीत के दौरान भावनाओं का सही प्रदर्शन सिखा सके। डकैती के लिए एक विशेष नाव राफ्ट भी बनाई गई थी जो लूट के सामान को पानी के नाले में तैरा कर ले जा सके। अंतिम तारीख तय हुई, शुक्रवार 13 जनवरी 2006। 13 तारीख को अशुभ माना जाता है और फर्नांडो का मानना था कि यही उनके लिए भाग्यशाली होगा। अध्याय 4, द ग्रे सूट का नाटक। 13 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे पांचों डकैत साधारण कपड़ों में और अपनी जेबों में नकली खिलौना बंदूकें, जिन्हें असली जैसा दिखने के लिए पेंट किया गया था, भरकर बैंक में घुसते हैं। विटेट अपने शानदार ग्रे सूट में तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अलार्म बजता है और कुछ ही मिनटों में पुलिस कमांडर मिगुएल सिलियो, एक अनुभवी और तेज तर्रार वार्ताकार, बैंक को घेर लेता है। विटेट और सिलियो के बीच बातचीत शुरू होती है। विटेट जानबूझकर अव्यवस्थित और भावनात्मक व्यवहार करता है। वह चिल्लाता है, धमकाता है और पुलिस से एक बस, कैश और हथियार मांगता है, वे मांगे जो किसी भी डकैत से उम्मीद की जाती हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह एक तनावपूर्ण बंधक संकट है। इसी बीच डकैतों ने बैंक के अंदर बंधकों के साथ अजीब व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें आरामदायक रखा, यहाँ तक कि उनके लिए खाना पीना और सिगरेट भी मंगवाई। उनका मकसद था समय खींचना और पुलिस को यह दिखाना कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। अध्याय 5, तिजोरी में मौन क्रांति। जबकि विटेट बाहर पुलिस को व्यस्त रखे हुए था, बैंक के बेसमेंट में असली काम चल रहा था। फर्नांडो, बेटिटो और मार्सियानो ने तिजोरी में प्रवेश किया। उनका काम अत्यंत तेजी और सटीकता से हो रहा था। उन्होंने तिजोरी के फर्श में पहले से खोदी गई सुरंग को छिपाने वाले पैनल को खोला और काम शुरू कर दिया।
उन्होंने बैंक के 147 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को एक एक करके तोड़ा। वे केवल कैश, हीरे जवाहरात और आसानी से ले जा सकने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक एक बैग भरा जा रहा था और भरा हुआ बैग तुरंत सुरंग के मुहाने पर पहुंचाया जा रहा था। हर मिनट कीमती था। उन्हें पता था कि अगर सिलियो ने धैर्य खो दिया और हमला कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए विटेट की एक्टिंग जितनी जोरदार थी, तिजोरी के अंदर का काम उतना ही शांत और सटीक था। फर्नांडो ने बेसमेंट में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी लगा दिया था ताकि पुलिस का कोई भी सुनने वाला यंत्र उनके नीचे के काम को न पकड़ सके। अध्याय 6, पानी के रास्ते पलायन। शाम 5 बजे के करीब जब डकैतों ने अपना काम पूरा कर लिया तो विटेट ने पुलिस से अपनी अंतिम मांगे रखी और कहा कि वह जल्द ही बाहर आएगा। यह सिर्फ एक चाल थी। अंदर सभी डकैत भारी बैगों को लेकर बेसमेंट की सुरंग में उतरे। बेटिटो ने तिजोरी के फर्श में बने शाफ्ट को इस तरह सील किया कि वह पता न चले और फिर वे सब जल निकासी प्रणाली में उतर गए। लूटी हुई संपत्ति को पानी पर तैरते हुए राफ्ट पर रखा गया और वे अंधेरे पानी के रास्तों से होते हुए बैंक से दूर जाने लगे। पानी के नाले ने उन्हें कई ब्लॉक दूर तक पहुंचाया, जहां मार्सियानो अपनी वैन के साथ उनका इंतजार कर रहा था। अध्याय 7, पुलिस की हार और शांति का संदेश। जब पुलिस का सब्र जवाब दे गया और उन्हें विटेट से कोई जवाब नहीं मिला तो सिलियो ने बैंक में धावा बोलने का आदेश दिया। स्वाट टीम के कमांडो दरवाजे तोड़कर अंदर गए। उन्होंने पूरी इमारत की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। बंधक सुरक्षित थे, आराम से बैठे थे, यहाँ तक कि कुछ तो सो रहे थे। डकैतों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया था। पुलिस जब तिजोरी में पहुँची तो उनकी आंखें फटी रह गईं। तिजोरी खाली थी और डकैतों ने लगभग 19 मिलियन डॉलर की संपत्ति चुरा ली थी। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि तिजोरी के फर्श पर, जहां से वे भागे थे, उन्हें एक छोटा सा नोट मिला जिस पर लिखा था, एन एम्बिएंटे डे पास सिन आर्मास नी रेसेंकोरेस। शांति के माहौल में, बिना हथियार, बिना द्वेष के, और साथ में कुछ खिलौने और नकली बंदूकें जो यह बताती थी कि यह कितनी चालाकी से किया गया काम था। यह पुलिस के लिए एक ऐसी शर्मनाक हार थी कि इसे तुरंत सदी की डकैती का नाम दिया गया। अध्याय 8, मानवीय त्रुटि और अंत। डकैतों ने अपनी योजना को पूरी तरह से अंजाम दिया था, लेकिन वे एक चीज को नियंत्रित नहीं कर पाए, मानवीय लालच और ईर्ष्या। लूटे हुए माल को ठिकाने लगाने के दौरान टीम के सदस्यों में झगड़ा शुरू हो गया और फिर कहानी में वह निर्णायक मोड़ आया जिसने उनकी आजादी छीन ली। बेटिटो की पत्नी या प्रेमिका, जिसे लगा कि बेटिटो उसे धोखा दे रहा है और उसने उसे पर्याप्त पैसा नहीं दिया है, गुस्से में आकर पुलिस से संपर्क करती है। उसने पुलिस को बेटिटो के हिस्से के पैसों के ठिकाने की जानकारी दे दी। इस एक गलती के कारण पुलिस को पहला सुराग मिला। वे बेटिटो को पकड़ते हैं और एक एक करके सबूतों के साथ विटेट और अंत में फर्नांडो अराउजो को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब फर्नांडो को गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब शांति और संतुष्टि थी। वह जानता था कि भले ही वह पकड़ा गया, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि एक आम आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकता है। उपसंहार। फिल्म का अंत इस विरोधाभासी सत्य पर होता है कि डकैतों को सजा मिली, लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से ने उन्हें नायक मान लिया। फर्नांडो अराउजो ने सालों जेल में बिताए, लेकिन अपनी रिहाई के बाद उसने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी और दुनिया को यह बताया कि यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, बल्कि एक कलात्मक विरोध था। द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक जीनियस के दिमागी खेल की कहानी बन गई, जिसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि सबसे मजबूत ताला भी वहाँ खुल सकता है, जहाँ आप ताले की नहीं, बल्कि ताला लगाने वाले के दिमाग की सोच रहे हों।